जय श्री राम बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुल 8 पार्ट पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले अपना 9वां पार्ट। हमने लगभग सीटेट के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आधार पर हर बेसिक चैप्टर में से कुछ ना कुछ पढ़ा है, जैसे प्रायिकता के बारे में, जैसे क्षेत्रफल के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे ही अलग से टॉपिक की क्रमचय और संचय का। पहला प्रश्न हमारा आ रखा है कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। आपके ज्यादातर क्रमचय के प्रश्न पूछे जाएंगे कि कोई अंक दे देंगे, उनसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, कोई शब्द दे देगा उससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो कभी कभी एक अलग से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ये 11th और 12th का चैप्टर है, लेकिन 10th तक पूछते हैं आपके बेसिक मैथ। कभी कभी आ जाता है एक दो क्वेश्चन, तो आपको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दे रखा है अंकों 0, 2, 5, 6 के उपयोग से बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको संख्याएं बनाना तो आता ही होगा कि सबसे बड़ी संख्या कहने का मतलब है हमारे सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो अंक कितने यूज करने हैं, हमें 3 यूज करने हैं। तो 3 यूज करने के सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 6, उससे बड़ा अंक छोटा 4, उससे छोटा अंक 2। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या इससे क्या बन सकती है, 652। 652 के अलावा कोई संख्या नहीं बन सकती। और सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है। अब यहां सबसे बड़ी गलती होती है, क्यों, जब आपके 0 दे रखा हो तो बड़ी गलती होती है, वरना कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो मान लो मैं बनाना चाहूंगा छोटी संख्या बनानी है सबसे, तो इसका मतलब सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 2, उसके बाद 5। ये सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। लेकिन ये 2 अंक की संख्या होगी। आपके उत्तर दिया हुआ होगा 652 में से 0, 25 को घटा के उत्तर होगा उसमें, लेकिन उत्तर गलत होगा। इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या हो जाएगी 2, उसके बाद आप 0 लगाओ, ठीक है, ये लो, उसके बाद 5। 205 के अलावा इन चारों अंकों से इससे छोटी संख्या नहीं बनाई जा सकती। अब आप इनमें से घटा दो आराम से। 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7 बचा। फिर यहां पर बच जाएगा 4, फिर यहां पर कितना बच जाएगा 4। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 0 आए तो तकलीफ होगी, 0 आए तो सोचना पड़ेगा करना क्या, 0 ना आए तो आराम से हो जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। यदि 2/7 की पावर -3, 4/49 की पावर 6, 2/7 की पावर 2n-1 इनको सरल करना है, तो एक चीज आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर 2/7 दे रखा है, यहाँ पर भी 2/7 दे रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हमें 2/7 बनाना होगा, या फिर कैसे भी तरीके से बन जाएगा। तो सरल कर दो, 2/7 की पावर -3 फिर गुणा, इसको मैं लिख सकता हूं 2/7 का स्क्वायर की पावर हो जाएगी 6 बराबर 2/7 की पावर 2m-1 हो गई। इसको 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 7 का वर्ग कितना हो गया 49। संख्या वही की वही है, सेम टू सेम। आगे देखो, अब करना क्या है, ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये लो साहब 12 आ गया। अब आधार समान है, घाते अलग अलग है, तो आधार समान और घाते अलग हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इनको कर दो 2/7 की पावर -3 प्लस का 12 बराबर 2/7 की पावर 2m-1। ठीक है, यहां पर 12 में से 3 गया, कितना बचा 9 बचा। 2/7 की पावर 9, यहां हो जाएगा 2/7 की पावर 2m-1। आधार दोनों बराबर है या नहीं है, घाते अलग अलग है बराबर में हो तो घाते भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 2m-1 और m का मान आ जाएगा 9 में 9 और 1 कितना हो गया 10, 10/2 बराबर 5। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 82वां क्वेश्चन था। प्लस का 5 आ गया, प्लस का 5 इतना आएगा। अब आप चाहते हो ना बराबर करना, तो एक बार के लिए यहाँ कितना है, मान 9 आया, 5 दूना 10, 1 -1 कितना हुआ 9 हुआ, 2/7 की पावर 9 और 2/7 की पावर 9 बराबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आए, ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको एक छोटी सी चीज लाइन याद रखनी है कि जब भी किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, उसके इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 है, तो वह संख्या किसी भी संख्या की वर्ग संख्या नहीं हो सकती। सबसे नियम, फर्स्ट नियम ये याद रखना है। तो अगर आपके ऑप्शन में
2 3 7 8 इकाई का अंक है तो उसको आप पहले कैंसिल कर दो तो वो वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर 6 दे रखा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका उत्तर ही क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 2 3 7 8 होना चाहिए, किसमें, वर्ग में। घन में तो सारी इकाई का अंक हो सकते हैं लेकिन वर्ग में 2 3 7 8 नहीं होते हैं। अगर ये दिख जाए तो उसको ऑप्शन को वहीं पर कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको नहीं दे रखा है तो उत्तर ये हो जाएगा। अगर आपको इसमें छांटना होगा कि कौन सी वर्ग संख्या है तो उसका अलग उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 83 क्वेश्चन हो गया। अब 84 वाला क्वेश्चन देखो। प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा विकल्प 3/11, कहने का मतलब 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से कौन सा 3/11 उसका उत्तर होगा, किसका। तो मैं शॉर्ट में उत्तर प्रश्न दिखाऊंगा, आपको बताना है इसमें से। पहला दे रखा आपके पास, एक कागज की शीट को 22 बराबर भागों में विभाजित करके उसमें से 3 भागों को छायांकित करना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 22 भाग में से 3 भाग छायांकित करना। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि 22 एक कागज के टुकड़े को 22 भाग बनाना है, उसमें से 3 को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। 22 भाग बना के 3 को छायांकित करना, क्या ये इसका ऑप्शन बन रहा है, ये आगे देखेंगे हम। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 11 आमों की 3 व्यक्तियों बराबर बांटना। 11 आम 3 आदमियों में बांटना। ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, एक वृत्त को 33 भागों में बांटकर 9 को छायांकित करना। वृत्त के 33 भाग में से 9 को छायांकित करना। डी ऑप्शन दे रखा है। डी कौन सा दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के से लेकर 11 सेंटीमीटर तक वृत्त खींचना व 3 को छायांकित करना। ठीक है। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसके अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे, इससे आपके लगभग 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्ट करने वाले होंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प 3/11 को, जो पहले का उत्तर देखो बार के 22 भाग है तो टोटल भाग कितने हो गए 22, कितने को छायांकित करने में, 3 को छायांकित करना है। तो इसका उत्तर ये आएगा। क्या ये दोनों उत्तर बराबर है, नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो गया। हो गया। दूसरा देखो 11 आम में से 11 आम 3 आदमियों में बांटना, तो 3 आदमियों में बांट दिया, कितने आम है, 11 आम है, 3/11 नहीं, ऐसा नहीं होगा। 11 आम है, 11 आम को कितने आदमी में बांटना, 3 आदमी में बांटना। ठीक है, तो क्या उत्तर दोनों समान है, नहीं है, तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। तीसरा उत्तर, वृत्त को 33 भाग में से 9 भाग को छायांकित करना, तो वृत्त के 33 भाग है, कुल 33 भाग हो गए, कितने भाग को छायांकित करना, 9 भाग को। ये लो, अब इसको सरल करके देख लेकिन ये 3 का भाग इसमें 3 बार गया, 3 का भाग 11 बार गया, क्या ये दोनों बराबर है, हाँ है, तो इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा। हो गया। चौथा एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके 4 5 6 7 सेंटीमीटर से लेकर 11 सेंटीमीटर तक का वृत्त खींचना, अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त खींचना है और 3 को छायांकित करना। अगर यहां पर सभी वृत्तों की, कितने वृत्तों की, 11 वृत्तों की त्रिज्या समान होती तो ये उत्तर हो सकता था, लेकिन इनके सभी की त्रिज्या क्या क्या है, अलग अलग है, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। अगर 1 सेंटीमीटर के 11 वृत्त खींच के उसको 3 को छायांकित करता तो उत्तर हो जाता, 11 सेंटीमीटर के 11 वृत्त खींच के 3 को छायांकित करता तो उत्तर हो सकता था, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग है, इसलिए इसका फाइनल उत्तर नहीं हो सकता। तो ये कितना, कौन सा क्वेश्चन हो गया, 84। अब आता है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के, 75 सोने के सिक्के व 120
चांदी के सिक्के हैं। हो गए सिक्के। आगे दे रखा है वह इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है, वह इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है कि इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और एक ही संख्या में सिक्के हो, कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के वे एक ही प्रकार के एक ही संख्या में, मतलब समान संख्या में सिक्के हो। पंक्ति में अधिकतम कितने सिक्के होंगे? एक पंक्ति में अधिकतम कितने सिक्के होंगे? देखो इस क्वेश्चन को, इसमें वही कहूंगा कि इस क्वेश्चन को लगने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार के देखो, एक दुकानदार के पास 75 तो किसके सिक्के? सोने के सिक्के और 120 चांदी के सिक्के। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर लास्ट वाला लाइन देखनी है, अधिकतम दे रखा है, तो इसका मतलब इसमें क्या ज्ञात करना है? में से पे। अगर किसी भी न्यूनतम दे रखा है कि न्यूनतम कितनी संख्या होगी, तो हमें उसमें ले से भी ज्ञात करना होगा, और अगर अधिकतम दे दे तो में से भी ज्ञात करना होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि अधिकतम दे दे तो ज्यादातर में से भी ज्ञात होगा 100%, और न्यूनतम दे तो ले से भी ज्ञात होगा। तो 75 सोने के सिक्के, वे 120 चांदी के सिक्के हैं। वे इन सिक्कों को, कहने का मतलब अगर पंक्ति ये है, ऊपर वाली पंक्ति, इस पंक्ति में अगर यहां पर चांदी का है, यहां पर चांदी का है, यहां पर चांदी का है, तो उसमें चांदी का सिक्का होना चाहिए। यहां पर सोने का है, यहां पर सोने का है, यहां पर सोने का, तो सोने का होना चाहिए। और पंक्ति में सिक्कों की संख्या भी समान होनी चाहिए, मतलब 3 यहां पर सोने का आ रहे तो नीचे 3 चांदी के आने चाहिए। ऐसे सिक्के बराबर होने चाहिए पंक्तियों की संख्या में। तो देखो 75 का गुणनखंड क्या होता है? 3 आएगा पहले, 3 गुणा, फिर 3 का भाग 25, 5 गुणा 5, 50 25, 25 3 75। ये हो गया 120 का। 120 का गुणन हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का आ गया 60, फिर 30, फिर 15, फिर 3 और फिर 5। अब में से भी ज्ञात होता है सबसे छोटी संख्या वाला, तो मतलब सबसे ऐसी संख्या जो दोनों गुणनखंड में क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो इसमें 5 है, इसमें 5 है। कितनी बार आया? एक बार आया, तो इसका में से भी कितना हो जाएगा? में से पे 5 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के वे समान संख्या में सिक्के हो, एक ही प्रकार के सिक्के समान संख्या में कितने सिक्के आएंगे? 5 सिक्के आएंगे। एक ही पंक्ति में अगर 5 चांदी के होंगे तो उसमें सोने का सिक्का नहीं आएगा, और एक ही पंक्ति में अगर सोने के सिक्के तो उसमें चांदी का सिक्का नहीं आएगा। तो कितनी संख्या होगी? 5 होगी। एक बार देख लो। अब आप इसी में पूछ सकता है कि सोने वाले सिक्कों की कितनी पंक्तियां होगी और चांदी वाले सिक्कों की कितनी पंक्तियां होगी? तो इसमें 5 का भाग लगाओ, 75/5 और 120/5। 5 का भाग 75 में कितनी बार गया? 15 बार। फिर 5 का भाग 120 में कितनी बार गया? 5 का भाग 5 24 बार। ठीक है। अब आपको पूछ ले कि इसमें टोटल कितनी पंक्तियां बनेगी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आप दोनों को जोड़ दो। कितनी पंक्तियां बनेगी? 39 पंक्तियां। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले, अगर यहां पर दे दे कि टोटल कितनी पंक्तियां बनेगी, तो आपको क्या करना है? इसमें चांदी की, सोने वाले सिक्के में पंक्तियां बनेगी 15 और चांदी की पंक्तियां बनेगी 24। दोनों की कितनी पंक्तियां बनी? 39 पंक्तियां बन जाएगी। ठीक है। अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए? 85 हो गए। हमने 85 क्वेश्चन कर लिए। आज हम अब करने वाले हम 86वां क्वेश्चन। देखते हैं क्या होता है। समीकरण 3 2 - x माइनस x - 6 बराबर 2 1 - 3x। ये दे रखा समीकरण का हल निम्न में से
किस और समीकरण का है का हल निम्न में से और किस समीकरण का है। ऑप्शन दे रखा हमारे पास पहला 4x + 3, 4x + 3 बराबर 5 + 2x। दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारे पास 9x + 5, 9x + 5 बराबर दे रखा है 4x + x - 2 + 8, x - 2 + 8। सी ऑप्शन दे रखा हमारे पास 5x + 7, 5x + 7 बराबर 2x + 9। चौथा ऑप्शन दे रखा हमारे पास डी 3x - 1, 3x - 1 और 2x + 4। देखो पेपर आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता है, लेकिन इसको हार्ड बना दिया जाता है। कैसे बना दिया जाता है? पर्सन दे रखा है नॉर्मल, अगर इसमें आपको देता है एक्स का मान ज्ञात करें तो हम 1 मिनट में ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अब दे दिया कि आपको इसका जो हल होगा, इसका जो मान होगा, इसका जो हल है जो निम्न में से और किस समीकरण का है, कहने का मतलब इनमें से चारों में से और किसका हल है। तो आपको क्या करना है, इसका मान निकालो, फिर इन चारों में मान रखो किसके बराबर आता है, वो इसका उत्तर हो जाएगा। अब ऐसा करने में ज्यादा हार्ड होता है ना, इसीलिए ये प्रश्न सीटेन में आया, वरना इसे नॉर्मल प्रश्न 5 सीटेन पूछ जाते हैं। तो हो जाएगा ये सॉल्यूशन। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? अब इसको सरल कर लो आप, यहां पर हो जाएगा 6 - 3x - x प्लस का 6 बराबर 2 माइनस का 6x। हो गया, सरल करो। 6 से ये प्लस का 6, ये प्लस का 6, दोनों 6, ये हो जाएगा 12 माइनस का 4x, फिर ये हो जाएगा 2 - 6x। इस 6x को इधर ले आओ, 12 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा -6 माइनस का 4x और माइनस का प्लस का 6x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर 2 और माइनस के 12, ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 10, x का मान कितना आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, एक बार देख लो वापस, 1 मिनट। 6 - 3x, 6 - 3x हो गया, फिर ये माइनस का x हो गया, फिर माइनस का 6 हो गया बराबर से ये 2 - 6x सही है। फिर 6 और 6 कितने हो गए, 12, 3 और 1 4x हो गया बराबर 2 - 6x हो गया। फिर इधर में ले आओ, इधर हो जाएगा प्लस का 6x, 2x बच जाएगा, 2 चला जाएगा, माइनस का 10 बच जाएगा और 2 का भाग -5 बच गया। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब आपको मान रख रख के सॉल्व करना है कि किसका ये ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले हम रखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में यहां पर कितना रखा, -5, 4 पंजे 20, तो यहां यहीं पर रख लो आप चाहो तो। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और 3 कितना हो गया, 17। ठीक है, -20 माइनस का 17 हो गया। मेरे को आप ऐसा करो, गलती हो जाएगी यहां पर। -17 बराबर, देखते हैं बराबर आता है क्या। यहां पर रखो, 5 दूने 10, 10 में से 5 गया, कितना बचा, -5। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, तो 9 पंजे 45, -45 में से 5 गया, कितना बचा, माइनस का 40, बी ऑप्शन बराबर। -5 और -2 -7, -7 को 4 से गुना करो, 7 चौके 28 और माइनस का 20। क्या ये दोनों ऑप्शन बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारे पास 5x, 25 और 7 माइनस का 18 बच जाएगा। इधर देखो 5 दूने 10, 10 में से 9 गया, -1, कितना हो जाएगा, -1। क्या ये सही ऑप्शन है, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखो एक बार के लिए, -5, 5 थी 15, 15 और 1 माइनस का 16, ये हो जाएगा 5 दून। देखो चौथा ऑप्शन देखा हमारे पास, चौथे ऑप्शन मान को 3 का भाग 5 थी 15, माइनस का 15 और माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 5 दूने 10, माइनस का 10 और माइनस का 6, तो हो जाएगा माइनस का 16, ये हो जाएगा माइनस का 16। क्या दोनों पक्ष बराबर है, हाँ, तो इसका मतलब हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कौन सा 86 क्वेश्चन कर लिया, अब हमारा क्वेश्चन संख्या है 87 वाला, क्या कहता है देखते हैं।
80 क्वेश्चन दे रखा है कि अगर a प्लस बी बराबर दे रखा हमारे पास 3 व a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा हमारे पास 89, तो 1/a प्लस 1/b बराबर क्या है, ये सॉल्यूशन है मेरा। ठीक है, इधर देखो प्रश्न दे रखा है ए बी का मान दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया, 1/a और 1/b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले पहला समीकरण क्या कर दो, वर्ग कर दो। इसका वर्ग करेंगे तो उत्तर जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 89, तो यहां लिख दो आप 2ab 9 माइनस 89 हो जाएगा, और ए बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 89 में से 9 गई, कितना बचा, 80 बचा। 80 में 2 का भाग कितनी बार गया, -40 बार गया। अब इसको सरल करो एक बार के लिए, यहाँ हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा b प्लस ए प्लस बी और b प्लस ए का मान कितना है 3, इसका मान कितना है -40, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एकदम ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1 मिनट से कम टाइम में ये प्रश्न सरल हो जाएगा। ठीक है, तीन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4 दे दिया। फिर क्यूब बराबर दे रखा हमारे पास 3 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, और r बराबर दे रखा हमारे पास -4x प्लस एक्स स्क्वायर -4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 9। ये दे रखा है p माइनस क्यू प्लस आर, p माइनस क्यू प्लस आर का मान हमें क्या करना है, क्या करना है। देखो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये भी, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, 88 वाला क्वेश्चन है जिसमें p का मान दे दिया हमें, q का मान दे दिया और r का मान दे दिया, और p माइनस क्यू प्लस आर का मान। जैसे समीकरण दे रखा है वैसे वैसे मान रख दो। p का मान रख दो आप 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4, माइनस क्यू का मान, तो जिस समीकरण को माइनस से गुणा करके लिख दो, माइनस का 3 माइनस एक्स और प्लस का 2x स्क्वायर, इसमें प्लस है जैसे लिख दो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x, माइनस का 4x है यहाँ पर, शायद माइनस का 4x ही होगा, एक बार देखने दो। हाँ, अभी वापस उत्तर गलत आएगा, फिर आ जाएगा प्लस का 9, यहाँ 4x आएगा। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वायर वाले में से एक्स स्क्वायर घटा दो, x में से x और अचर राशि को अचर राशि जोड़ दो, 3x स्क्वायर प्लस का, फिर 2x स्क्वायर प्लस का और ये x का प्लस का, तीनों प्लस का दे रखे, 3 2 5 1 6, ये कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर हो गया। अब 6, ये देखो माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, 6 और 1 7 और 4 11, 11x। फिर देखो -4 -3 -7 और -7 में से 9 गया, कितना बचा प्लस का, तो ये इसका क्या जाएगा फाइनल आंसर। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो 89वां क्वेश्चन दे रखा है 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर दे रखा है आपके ax प्लस b और cx प्लस d, ये दे रखा है। a बड़ा है c से, तो यहां पर दे रखा आपके पास a बड़ा है c से, तो b प्लस डी और a प्लस c का मान क्या आएगा। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, बी ऑप्शन दे रखा है आपके पास एक उचित भिन्न, और सी ऑप्शन दे रखा है आपके पास एक विषम भिन्न, एक विषम भिन्न, और डी ऑप्शन दे रखा है आपके पास एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। इधर देखो, आप इस क्वेश्चन को भी सरल कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इन चारों चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उत्तर आने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो आपको क्या है कि इन चारों चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है।
पूर्णांक में कभी भी कोई भी संख्या दशमलव में नहीं आएगी और भाग में नहीं आएगी। दूसरी चीज है कि यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक पूर्णांक हो गया दोनों, तो इसका मतलब अगर कोई उत्तर बट्टे में आ रहा है या दशमलव में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक उचित बिन, एक अनुचित बिन। उचित बिन का भी नॉलेज होना चाहिए और अनुचित बिन का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर इन दोनों का नॉलेज है तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। तो सरल करते हैं, इस समीकरण को सरल कर लो। अगर इन दोनों ऐसे दो कोष्ठक बन रहे हैं तो x के साथ जो आएगा वो a, यहाँ पर x के साथ आएगा c। अब आपको सर दोनों आएंगे एक साथ, हम एक किसको माने और किसको माने। अगर इन दोनों में जो बड़ा मान आए वो हो जाएगा a और छोटा मान आए वो हो जाएगा c। सीधी सी बात है। बी जो इस a के साथ होगा वो b और c के साथ होगा वो d। इसको सरल करो, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x। बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करो कि गुणा करने पर -30 और जोड़ने पर x आ जाए। तो कितना हो सकता है, गुणा करने पर 30, 6 पंजा के 30 हो जाता है, तो प्लस का 6x और माइनस का 5x जोड़ा तो कितना आया, x आया, गुणा गया 6 पंजा के 30, माइनस का 30 आ गया, माइनस का 3। गुणनखंड करो इनके, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास 2x, ये हो जाएगा 2 का भाग 5x हो गया। फिर यह हो जाएगा 2 का भाग 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 5x प्लस का 3 हो गया। तो दोनों कोष्ठक बन जाएंगे 5x प्लस 3 वे एक हो जाएगा 2x माइनस 1 किसके बराबर है, ax प्लस b cx प्लस d के बराबर है। अब इनमें हम एक के बराबर इसको माने या इसको माने, तो इन दोनों में किसका मान बड़ा है, इसका मान बड़ा है x के साथ वाले का। तो इसका मतलब ये किसका मान हो जाएगा हमारे पास, a का मान हो जाएगा। तो a का मान हो जाएगा हमारे पास 5, b का मान हो जाएगा हमारे पास, b का मान तो ये पास वाला ये 3, c का मान हो जाएगा हमारे पास 2 और d का मान हो जाएगा हमारे पास -1। अब ये मान रख दो इस समीकरण में यहाँ पर। तो b का मान कहाँ है 3, d का मान -1 बटा 5 प्लस 3। आंसर कितना आया 5 प्लस c का मान 2 है। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं। उत्तर है हमारे पास 2/7। अब आपको पास विषम भिन्न का अगर उचित भिन्न का नॉलेज है तो हमारा उत्तर हो जाएगा। मैं इसका उत्तर ये देना चाहूंगा क्योंकि उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है और विषम भिन्न या फिर अनुचित विभिन्न वो होती है जिसका अंश उसके हर से बड़ा होता है। ठीक है, कैसे होता है, मतलब ऐसा क्यों कहते हैं। अब आप एक बार देखो कि 7 है, बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या को अपने कंधों पर आसानी से उठा सकती है, नहीं उठा सकती, उठा सकती है। तो इसका मतलब उचित तरीका है। अगर मैं 50 किलो का हूं और अपने ऊपर 100 किलो की कोई चीज रखूंगा तो आने जाने वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि ये तरीका एकदम गलत है, ये उचित तरीका नहीं है। तो वो भिन्न भी कैसे हो जाएगी, अनुचित हो जाएगी। अगर मैं अपने ऊपर 50 किलो का हूं, अगर मैं 15 किलो की कोई चीज ले जा रहा हूं तो इसका मतलब उचित तरीका है, मैं आसानी से उसे उठा सकता हूं। तो तरीका कैसा हुआ, उचित हुआ। तो जब भी नीचे ज्यादा संख्या ऊपर छोटी संख्या है तो उचित हो जाएगी, और ऊपर बड़ी संख्या है नीचे छोटी संख्या है तो वो अनुचित हो जाएगी या फिर विषम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 89 क्वेश्चन। किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 10% की कमी की जाती है। 10% की कमी की जाती है। इस स्थिति में उस संख्या में इस स्थिति में संख्या में क्या परिवर्तन होगा। इसके ऑप्शन नहीं दूंगा मैं आपके पास, ऑप्शन से बिना सरल करना है। अगर देखो आपके पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को आप देख के समझ जाओगे, लेकिन ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए उसको करने का सबसे आसान तरीका, मान लो 2 तरीके बताऊंगा आपको। एक तो होता है बेसिक तरीका, उससे हर प्रश्न सरल होता है। एक होता है जो ऐसे ही क्वेश्चन सरल होंगे। याद रखना यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 10% है। अगर कोई दूसरा प्रश्न आएगा यहाँ पर 15% तो यहाँ पर 15%, यहाँ पर 7% या 7%, ऐसे ही प्रश्न आने वाले। याद ये रखना है कि वृद्धि की जाए उसके बाद कमी की जाए।
या फिर कमी की जाए फिर वृद्धि की जाए, कैसे भी क्वेश्चन आए, लेकिन वृद्धि और कमी वाले 7 क्वेश्चन आए, दोनों प्रतिशत का मान अगर समान दे तो उसके उत्तर निकालने का तरीका होता है, क्या होता है, मान लो कोई चीज 100 है, ठीक है, माना कि कोई भी चीज है प्रतिशत वाले पर 100 से करते हैं, उस वजह से प्रतिशत उस चीज का मूल्य पहले कितना था, 100 था, पहले 10% की वृद्धि की गई तो उसका मूल्य कितना हो गया, 110 हो गया। फिर उसमें कितने परसेंट की कमी की गई, 10% की, तो मतलब 100 में से 10 घटाओ कितना हो गया, 90 बटा 100, 1 0 2 0 2 0, 11 को 9 से गुणा करो कितना होगा, 99। पहले वो 100 थी, अब कितनी होगी, वो 99 होगी। कितने परसेंट की कमी होगी, 1% की कमी होगी। कितने परसेंट की, 1% की कमी होगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि 10 को 10 से गुणा करो, कितना आया, 100, फिर 100 का भाग लगा दो, कितना आया, 1 आया, तो 1% की कमी। ऑल ओवर हमेशा कमी ही होगी जब वृद्धि व कमी एक साथ दे और दोनों प्रतिशत दे। मान लो यहां पर 10% ना हो, 25% हो, मान लो कोई भी चीज 25% की कमी और फिर 25% की वृद्धि की जाए, ठीक है, यही प्रश्न है। एक तरीका और होता है, तीसरा तरीका इसका, क्या कोई 100 चीज है, वृद्धि कर दी 110 बटा 100, फिर उसमें कमी कर दी 90 बटा 100, 100 से 100, 1 0 से वापस 1 0, कितना आ गया, 99। कितने परसेंट की कमी होगी, 1% की कमी होगी। टोटल में से घटाना है वो, यहाँ 25% है, यहाँ पर 25%, कि किसी भी चीज में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। तो करना कुछ नहीं है, 25 को 25 से गुणा करो, कितना आया, 625। कितने का भाग देना हमें, 100 का भाग देना है, दशमलव आ जाएगा तो 6.25% की कमी। ऑल ओवर हमेशा क्या आएगी, हमेशा कमी ही आएगी, वृद्धि नहीं आएगी। जब आपको समान दे तब करना है ये तरीका, अलग अलग दे तरीका नहीं करना है, समान दे तो करना है, वृद्धि और वरना तो ऐसा तरीका अपनाना ही है। दूसरी चीज, अगर आपको ज्यादातर आपको समान वाले देंगे, अगला मान लो इस तरीके से कर दिया, अब इस तरीके से करें, 100 की कोई चीज है, कितने की वृद्धि की, 25 की, तो 125 बटा 100, फिर कमी कितने की कर दी, 25 की, 100 में से 25 की कमी मतलब 75/100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। इन दोनों को 100 किससे गुणा करोगे, हम 75 से गुणा करो एक बार के लिए, देखते इसका फाइनल उत्तर ये आएगा क्या, 125 की वृद्धि कर दी, फिर 25 कमी कर दी, ठीक है, तो एक बार गुणा करो 125/75, 50 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दून 10, 11 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 6 7 गुणा 7 5 35 हासिल लगा 3, 7 17 के साथ हासिल लगा 1, 7 1 8, 5 6 7, इतना आंसर आ गया। एक मिनट, एक मिनट वापस देखना इसको, एक मिनट वापस गुणा करने दो अच्छे से, क्या आता है, 25 से कम 25, 25 का भाग 25 से कम 25, 25 दिए 75, 25 के 100, ये चला गया, फिर 5 दिए 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 सॉरी 3 5 15 का हासिल लगा 1, 3 दून 6 1 7 और 3, ये आएगा 375/4। तो 4 का भाग कितने बार आएगा इसमें, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 9 36, कितना आया, 4 9 36, एकदम से आ जाएगा उत्तर, 4 9 36 आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, एक आ गया, चार नम 36, 4 3 12, 15 3, 4 8 4 7 28, 4 ऑल ओवर कितना है, 100 है, ऑल ओवर कितना है, 100 है। फाइनल रिजल्ट कितना आया, 93.75, कितने की कमी हुई, 6.25 की कमी। तो आप इतना बड़ा करके गुणा भाग करके प्रश्न को करोगे, इससे अच्छा है जो भी प्रश्न है उसका वर्ग कर दो और 100 का भाग दे दो, उसमें दशमलव लगा दो। ये आपका लास्ट पार्ट था, 90% हो गए हमारे, 9 पार्ट कंप्लीट हो गए। आज तक हमने 90 क्वेश्चन पढ़ लिए। आशा करता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत। आप अपने पढ़ाई की अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।